नमस्कार दोस्तों, हंस निकेतन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग आज का करंट अफेयर यानी 8 जनवरी 2022 का करंट अफेयर शुरू करते हैं। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पीएम पोषण योजना को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। पीएम यानी प्रधानमंत्री पोषण योजना को बढ़ाने के लिए जो समझौता किया गया है वो अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। अब ये पीएम पोषण योजना है क्या? पीएम पोषण योजना जो है, भारत सरकार ने अपनी जनता को पौष्टिकता से भरे हुए अनाज को पहुंचाने के लिए यह योजना शुरू किया है, ताकि लोगों में कुपोषण से मुक्ति दिया जा सके। कुपोषण से मुक्ति जो है उनको, कुपोषण का मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से आप लोग देखते हैं कि कुछ दुबले पतले जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डी या ढांचा दिखता है, तो यानी वो कुपोषण से जो है कुपोषण रोग उनको रहता है। तो कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है। इसकी खास बात यह है कि पीएम पोषण योजना को जो है और बड़े पैमाने पर इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम है, उसके साथ उसको जोड़ दिया गया है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, उजाला योजना कब चलाई गई। अब उजाला योजना चलाई गई है 5 जनवरी 2015 को, और चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं क्योंकि 5 जनवरी 2022 को इस योजना को 7 साल पूरे हो गए जो इस समय चर्चा में है। 5 जनवरी, आज 8 जनवरी है, तो 5 जनवरी 2022 को इस योजना को 7 साल पूरा हुआ है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि उजाला योजना कब चलाई गई। 5 जनवरी 2015 को। अब देखिए उजाला योजना का उद्देश्य क्या है। उजाला योजना का उद्देश्य है कि भारत सरकार सब्सिडी के द्वारा अपनी जनता को एलईडी बल्ब को उपलब्ध कराना। आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैंने एक दिन वीडियो में उजाला योजना पढ़ाया, उज्ज्वला योजना। ये उजाला योजना है, वो उज्ज्वला योजना है। उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के लिए था, और ये एलईडी बल्ब को मुफ्त सब्सिडी के आधार पर देना जनता को। जो उजाला योजना चली थी वो 5 जनवरी 2015 को, और जो उज्ज्वला योजना है वह 1 मई 2016 को चली थी, वो बलिया से चलाई गई थी। कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लोकसभा के चुनाव में अधिकतम खर्च करने की राशि कितनी हो गई है। लोकसभा का चुनाव के जो होने की राशि पहले 77 लाख थी, अभी चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 95 लाख रुपए। अगर पूछे विधानसभा का, तो लोकसभा का तो 77 लाख से 95 लाख कर दिया गया, तो उसी तरह विधानसभा का 28 लाख था, जिसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आइए हम लोग, चुनाव आयोग ने किया है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भाई जो नाम आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी। चुनाव आयोग हमारा कब बना था? 25 जनवरी 1950 को। ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 25 जनवरी को आपने देखता होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पता चल गया क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा। पहले कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये तो पुरुषों में है। अगर पूछ दे कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुषों में पहले पूछे तो सुकुमार सेन, और अगर महिलाओं में पूछे तो वीएस रमा देवी। क्लियर है? और आपको ये कई बार क्वेश्चन आया भी है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। अच्छा, ये चुनाव आयोग है जो, इसमें तो पता ही दिया है कि इस समय हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। चीफ इलेक्शन कमीशन
जो इस समय है मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? सुशील चंद्रा। अच्छा, ये चुनाव आयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 यानी 324 में। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कई साल के लिए? अच्छा, इनकी मैं साल बता दे रहा हूँ। ये अधिकतम 65 साल तक रह सकते हैं और ये एक बार में 6 साल तक बन सकते हैं। 6 वर्ष 65 साल तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, यूपी के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो यूपी का जो मैनपुरी का सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। तो आपको पता ही है कि अभी पिछले वर्ष यानी 8 दिसंबर 2021 को हमारे देश के पहले CDS चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। ये पूछ सकता है किस राज्य में? तमिलनाडु में। कितनी तारीख को? 8 दिसंबर 2021 को। ये भारत के पहले CDS थे। तो चीफ डिफेंस स्टाफ जो भारत के पहले जो है CDS थे। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी के बारे में मैं थोड़ा सा यूपी के बारे में बता दे रहा हूँ। यूपी के समय चुनाव का माहौल भी बहुत गर्म है। तो यूपी में पहले विधानसभा की 404 सीटें थीं। इसमें से एक सीट कम हो गई। वो क्या कम हो गई वो जानिए। एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे राज्यपाल के द्वारा, उसे अब हटा दिया गया तो उनकी सीट भी हट गई। तो अब विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी बची? 403। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं 404 बताया हूँ। अब इस समय जो पोजीशन है वो 403 बताएंगे। कहाँ एक चलेगी? एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया। हमारे संविधान से ही उनका नॉमिनेशन हटा दिया गया है। अब वो नॉमिनेट होके कोई भी अब नहीं जाएगा एंग्लो इंडियन। तो 403 बताएंगे। यूपी की इस समय हमारे जो CM हैं अजय कुमार विष्ट यानी आदित्यनाथ योगी, गवर्नर आप आनंदीबेन पटेल हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। यूपी का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। पक्षी सारस है। अगर फूल पूछे अगर आपका तो आपका पलाश है। और यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यूपी में कुल कितने मंडल है? 18 मंडल। यूपी के बारे में इसलिए मैं बताते चल रहा हूँ कुछ नई नई जानकारियाँ, ताकि आपको यूपी का एग्ज़ाम, पुलिस का एग्ज़ाम भी अब वैकेंसी आ गई है, ताकि आप लोग यूपी के बारे में क्वेश्चन से पूछते ही हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो विजयपाल शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? विजयपाल शर्मा। ये यहाँ लिखा हुआ CACP। इसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट प्राइज। क्या? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट प्राइज। और इसको जो स्थापना हुई थी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक यानी ग्लोबल सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? वो है आपका चेन्नई हवाई अड्डा, जो तमिलनाडु की राजधानी भी है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई का पहले नाम मद्रास था। तो आइए थोड़ा सा हम लोग तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। जिस समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं वो M.K. स्टालिन हैं, और जो वहाँ के राज्यपाल हैं यानी गवर्नर है वो है N.V. रवि। कौन है? आपके R.N. रवि, जो इस समय वहाँ के गवर्नर हैं R.N. रवि है। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ। एक लोक नृत्य है जो आपके एग्जाम में अक्सर आया करता है, वो लोक नृत्य है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। चलिए मैं और 3-4 नृत्य आप लोगों से पूछता हूँ। कथकली कहाँ का है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। क्लियर हो रहा है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अच्छा चलो एक और, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है?
तो ये भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो बन रहा है वो आपका हैदराबाद में बन रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी भारतीय मानक ब्यूरो का जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 75वां मनाया गया है। BIS का मैं मतलब बता दे रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो। क्या नाम है? इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो, इसका पूरा नाम है। ठीक, BIS। अरे जिसे आप लोग देखते हैं हॉलमार्क लगाते हैं सोने चांदी में, तो यही मानक लगता है, यही इसी का जो है थंब लगता है। ध्यान रखिए BIS का, तभी आप सोना आपका माना जाएगा कि वैध है, लीगल है। इसका जो BIS जो बना था ये 1986 में बना था। ध्यान रखिए कब बना था? 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इस समय इसमें इसके जो महानिदेशक है, DG हैं, वो है प्रमोद कुमार त्रिपाठी। कौन है? प्रमोद कुमार त्रिपाठी इस समय है। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं? चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार इसको। चलिए अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक हैं आपके जयंत घोषाल। और ममता बनर्जी के बारे में आप जानते ही हैं कि जो है वो इस समय पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी हैं ममता बनर्जी, और एक तेज तर्रार नेता भी हैं TMC की। किसकी है? TMC का। अच्छा, अगर यहाँ पे हम पूछा जाए TMC पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो TMC पार्टी का चुनाव चिन्ह है जोरा घास का फूल। किस घास का फूल? जोरा घास का फूल। ध्यान रखिएगा, ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। जोरा घास का फूल TMC का चुनाव चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। ममता बनर्जी किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? TMC से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सी ड्रैगन 2022 युद्धाभ्यास कितने देशों के बीच हुआ? तो ये जो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2022 का है, इसे अमेरिका में किया गया है। अमेरिका के तत्वाधान में यह जो है युद्धाभ्यास किया गया है और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? 6 देशों ने। वो कौन कौन है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और कनाडा। क्लियर हो गया? 6 देशों का नाम पता होना चाहिए कितने देशों के बीच हुआ है। चलिए मैं आज आप लोगों को ये सी ड्रैगन युद्धाभ्यास के साथ साथ कई युद्धाभ्यास आज आप लोगों में और रिवीजन करा देता हूँ। चलो, अगर पूछे शक्ति युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच, तो शक्ति युद्धाभ्यास आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं मित्र शक्ति, अभी आपने पढ़ा कि शक्ति जो है शक्ति युद्धाभ्यास, तो शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। और अगर मैं कहूँ मित्र शक्ति युद्धाभ्यास तो भारत और श्रीलंका के बीच। अगर मैं कहूँ जी मैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कोंकण युद्धाभ्यास, कोंकण युद्धाभ्यास, बताइए जल्दी से, कोंकण युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और यूके के बीच। अगर मैं कहूँ अजय वैरियर युद्धाभ्यास, सुनिए, अजय वैरियर युद्धाभ्यास बताइए, भारत और ब्रिटेन के बीच। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में एक युद्धाभ्यास जरूर आता है, तो मैंने फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपका शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका, जीमेस भारत जापान, कोंकण भारत यूके, अजय वैरियर भारत ब्रिटेन, जीमैक्स भारत और जापान के बीच। ठीक, आपके 6-7 युद्धाभ्यास एक साथ मिल गए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी किस राज्य ने शुरू किया है? तो शुरू किया है गुजरात राज्य ने। इसका पर्पस क्या है? जो भी स्टूडेंट विश्वविद्यालय में है या इंटर कॉलेज में है, उनके अंदर जो भी एक्टिविटियां हैं, जो भी एक नया करने का एक जुनून है, उसके लिए इनोवेशन करने का, तो उसके लिए यह पॉलिसी शुरू किया है गुजरात ने।
और इस समय जो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, भूपेंद्र सिंह पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात, 1600 किलोमीटर है। गुजरात की एक और खासियत है, गुजरात कर्क रेखा से भी गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। शुरुआत कहाँ से? गुजरात से, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा। अच्छा, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में? केवड़िया जिले में। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ कि स्टैच्यू ऑफ पीस, अभी मैंने यूनिटी बोला था, अब बोला स्टैच्यू ऑफ पीस किस राज्य में है? तो आप बताएंगे राजस्थान। तो गुजरात के कुछ मशहूर नेशनल पार्क उसको भी आप देख दीजिए, जैसे गिर नेशनल पार्क गुजरात में, वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी कहाँ है? गुजरात में है। एक और अभी जो है गुजरात में ही भारत की पहली लिथियम, कौन सी? गुजरात में जो है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में बनाई गई है? तो गुजरात में। मैं लिख दे रहा हूं, लिथियम रिफाइनरी भारत की पहली कहां बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव कौन बने हैं? तो संघाई सहयोग संगठन के जो नए महासचिव बने हैं वो हैं झांग मिंग। कौन बने हैं? झांग मिंग। नाम से पता चल रहा है पक्का चाइना का आदमी होगा, और सही बात है, ये चाइना का ही है, झांग मिंग। आइए SCO का फुल फॉर्म से SCO संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। जो संघाई सहयोग संगठन बना था वो 2001 में, 2001 में, ध्यान रखिएगा। इसमें जो देश हैं वो 8 देश हैं। कितने हैं? 8 देश हैं। और 8 देशों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसमें आपका भारत है, भारत, चीन, रूस, कौन कौन है? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है, वो है आपका बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। तो आपको पता चल गया कि इसमें इसके संघाई सहयोग संगठन के कौन महासचिव हैं? झांग मिंग। चलिए मैं 2-3 और संगठनों का पूछता हूँ। नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नहीं लिख पा रहे, मैं लिख दे रहा हूँ। नाटो के जो नाटो के इसमें महासचिव हैं उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक, ये है। अगर मैं पूछूं यूनेस्को के कौन है, तो यूनेस्को को आप बताएंगे आंद्रे एजोले। अगर मैं पूछ दूं आसियान देशों समूह के कौन महासचिव है? आसियान जो एक समूह है आसियान देशों का, तो इसके कौन महासचिव हैं? इसके हैं लिम जोक होई। कौन है? लिम जोक होई। तो आपको जो है संघाई सहयोग संगठन के साथ साथ नाटो का भी पता चल गया, यूनेस्को भी पता चल गया, आसियान का भी महासचिव पता चल गया है। याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोगों की फिर मुलाकात होगी 9 जनवरी 2022 को। आज के दिन के लिए हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।